Hello, my dear students. Welcome to Chem Caliber. So today we are going to discuss next subtopic colligative properties. Yes, आप सभी को पता है बेटा कि मेन चैप्टर चल रहा है सॉल्यूशंस एंड colligative properties. So colligative properties इसमें मेन पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है. बट इस colligative property तक पहुंचने के लिए प्रीवियस के हमने लेक्चर्स में लिक्विड का डिस्कशन किया, लिक्विड मिक्सचर्स का डिस्कशन किया, मींस राउट्स लॉ के बारे में डिस्कशन किया, आइडियल या नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं इनके बारे में हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कशन कर चुके हैं. सो आज हम चैप्टर का मेन पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. सो लेट्स सी अबाउट द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, सबसे पहली बात बेटा, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है, जस्ट एक लाइन में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं. हालांकि उस लाइन से कुछ समझ में नहीं आएगा जब तक हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वन बाय वन सारे डिस्कस नहीं कर लेते, बट स्टिल जो बुक में डेफिनेशन दिया है मैं उसी की बात करता हूं. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कुछ ऐसी सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज होती हैं जो सिर्फ सॉल्यूट के अमाउंट पे डिपेंड करती हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं, किस सॉल्वेंट के साथ सॉल्यूशन बनाया इस बात पे डिपेंड नहीं करती हैं. ऑब्वियस सी बात है, इस स्टेटमेंट को सुन के आपके समझ में कुछ भी नहीं आने वाला है, बट सिंपल इतना ही याद रखो कि सॉल्यूट का जो अमाउंट है, उसका जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है या उसकी जो क्वांटिटी है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स है, इन बातों पे जो डिस्कशन होता है, यानी इन पर जो प्रॉपर्टी डिपेंड करती है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहलाती है. अब देखिए बेटा, हम कौन से सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं. सॉल्यूशंस की कंडीशन ये है कि सॉल्यूशन आपका लिक्विड सॉल्यूशन है, मींस लिक्विड में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाना है. लिक्विड में क्या मिलाना है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाना है. ये पहला पॉइंट है. और किसी भी टाइप के सॉल्यूशंस में बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व नहीं हो पाएंगी. हम इस टॉपिक में जो डिस्कशन करने जा रहे हैं, सॉल्यूशन की पहली कंडीशन ये है कि सॉल्यूशन जो है काफी डाइल्यूट होना चाहिए, और सॉल्यूशन कैसा बनाया होना चाहिए, उसमें लिक्विड के अंदर किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाना चाहिए. नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या होता है मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था. वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस टॉपिक में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. जैसे यूरिया मिला दिया, ग्लूकोज मिला दिया, सुक्रोज मिला दिया, शुगर पार्टिकल्स मिला दिए, सॉल्ट पार्टिकल्स मिला दिए, ये सब नॉर्मल कंडीशंस पे नॉन वोलेटाइल होते हैं, मींस इसका इवेपोरेशन जीरो होता है. जो दो कंडीशंस बताई बेटा, ये दो कंडीशंस आपको ध्यान में रखनी. मैं फिर से कंडीशंस लिख देता हूं. कंडीशन नंबर 1 है, दैट इज सॉल्यूशन शुड बी वेरी डाइल्यूट. सॉल्यूशन शुड बी वेरी डाइल्यूट, वेरी डाइल्यूट. कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सही से ऑब्जर्व नहीं हो पाएंगे, तो सॉल्यूशन एक सफिशिएंटली डाइल्यूट होना चाहिए. पर अब इतना भी ज्यादा डाइल्यूट नहीं होना चाहिए कि उसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स का कुछ पता भी ना चले. तो दूसरी कंडीशन ये है कि जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो कैसे होने चाहिए. सॉल्यूट मस्ट बी नॉन वोलेटाइल. सॉल्यूट मस्ट बी नॉन वोलेटाइल. अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया बेटा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है, ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं लिक्विड सॉल्यूशंस की जो सिर्फ सॉल्यूट के नंबर्स पे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं. अब वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का कैलकुलेशन आप चाहे कैसे भी कर लो, नॉर्मली हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में करते हैं. सो हम एक एक प्रॉपर्टी को प्रूव भी करेंगे. अगर कोई प्रॉपर्टी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के प्रोपोर्शनल हो जाए, इज इक्वल टू हो जाए, तो अल्टीमेटली वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी. अब यहां पर एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बेटा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के सेक्शन को हम दो पार्ट में डिवाइड करने जा रहे हैं. मींस इस पूरे आर्टिकल को दो सब आर्टिकल्स में डिवाइड करने जा रहे हैं. एक होती नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और दूसरी होती है एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या मतलब है? देखो, नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मींस सॉल्यूशन के थ्रू नॉर्मल बिहेवियर होना चाहिए टुवर्ड्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. दैट मींस बेटा जो सॉल्यूट मिलाया है वो सॉल्यूट ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे सॉल्यूशन में गया, लिक्विड में मिक्स हुआ तो उसका डिसोसिएशन हो गया या उसके पार्टिकल्स का एसोसिएशन हो गया, गैदरिंग हो गई.
तो सल्यूट पार्टिकल्स शुड नॉट बी डिसोसिएटेड और एसोसिएटेड इन ए सोल्यूशन। दिस इज मेन पॉइंट। अगर सल्यूट पार्टिकल जो है डिसोसिएट या एसोसिएट हो जाएंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एबनॉर्मल हो जाएगी। अगर नहीं होंगे, नीदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। ऐसे क्यों कह रहे हैं बेटा? देखो डेफिनेशन में मैंने आपको अभी एक पॉइंट बोला कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। सो अब सपोज करो कि आपने NaCl टाइप का कोई सल्यूट मिला दिया, नॉर्मल सॉल्ट जिसको आप कहते हैं, NaCl मिला दिया। सो NaCl का नेचर क्या होता है बेटा कि जैसे ये लिक्विड के कांटेक्ट में आएगा, डिसॉल्व होगा, तो बेसिकली ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में आयनाइज हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। सो अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। जो भी इनका फॉर्मूला आगे बनेगा वो सारी वैल्यू इनकी नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। अब आप तो ये सोच के चल रहे हो कि मैंने एक NaCl पार्टिकल मिलाया है, एक NaCl पार्टिकल मिलाया है, बट एक्चुअल में क्या हो रहा है, प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, ये एक पार्टिकल दो अलग अलग पार्टिकल्स में डिवाइड हो जा रहा है। एक पार्टिकल Na का और एक पार्टिकल Cl का बन जा रहा है। सो जो वैल्यू आएगी आपकी प्रैक्टिकली ऑब्जर्व वैल्यू आएगी, मींस एक्चुअल जब आप वैल्यू चेक करोगे बेटा, उस सॉल्यूशन की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेक करोगे, तो वो एक के अकॉर्डिंग नहीं आएगी, वो दो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग आने वाली है। यानी हमारे फॉर्मूले में हम तो कंसीडर कर रहे हैं कि हमने एक पार्टिकल मिला है, बट प्रैक्टिकल वैल्यू जो है दो नंबर ऑफ पार्टिकल के बेस पर बन के आएगी। तो ऐसी कंडीशन में होगा क्या कि जो प्रैक्टिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो हमारी कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू से मैच नहीं कर पाएगी। प्रैक्टिकल वैल्यू दिस इज प्रैक्टिकल वैल्यू, प्रैक्टिकली ऑब्जर्व्ड वैल्यू, प्रैक्टिकली ऑब्जर्व्ड वैल्यू ये हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू से मैच नहीं कर पाएगी, नॉट इक्वल टू। तो ऐसे बिहेवियर को एबनॉर्मल बिहेवियर बोलते हैं। तो हम ऐसे टाइप के जो सल्यूट हैं वो बाद में नंबर टू पार्ट में डिस्कस करेंगे बेटा। सो पहले पार्ट में हम लेके चल रहे हैं नॉर्मल बिहेवियर मींस सच ए टाइप ऑफ सल्यूट दोज आर नीदर डिसोसिएबल नॉर एसोसिएबल। ये बात एसोसिएबल के लिए भी है, मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए पता चला कि सल्यूट को मिलाया तो उसने डाइमर बना दिया, ट्राइमर बना दिया, पॉलीमर बना दिया। तो ऐसा कोई भी सल्यूट आपको नहीं मिलाना, नॉर्मल टाइप के सल्यूट मिलाने। कौन से टाइप के सल्यूट मिलाने जो डिसोसिएट के एसोसिएट नहीं होते? शुगर मिला दो, शुगर पार्टिकल्स, सुक्रोज जिसको कहते हैं आप, जो ग्लूकोज मिला दो, ग्लूकोज पार्टिकल्स मिला दो आप, यूरिया मिला दो बेटा। सो ये सब जो है नॉन डिसोसिएबल नॉन एसोसिएबल टाइप के सल्यूट हैं। सो इनसे जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बनेगी वो नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बनेगी। सो लेट्स स्टार्ट द नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब देखो बेटा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चाहे नॉर्मल हो चाहे एबनॉर्मल हो, है कितने टाइप के सिलेबस में, ये भी बात कर लेते हैं। नॉर्मल एबनॉर्मल तो चलो बात की कैलकुलेशन की बात है, बट जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे सिलेबस में बेटा वो टोटल 4 है। 4 इंपॉर्टेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर देयर। नंबर 1 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज क्या, बोलो? दैट इज रिलेटिव डिक्रीमेंट और लोअरिंग, रिलेटिव डिक्रीमेंट और लोअरिंग इन वेपर प्रेशर दिस, इसको शॉर्ट में मैं RLVP भी बोल दूंगा, RLVP, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। समझाऊंगा इसका मीनिंग क्या होता है, एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले मैं जस्ट इनके नाम लिख रहा हूं कि क्या होती है। सेकेंड इंपॉर्टेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है बेटा एलिवेशन और इंक्रीमेंट, यू कैन से इंक्रीमेंट इन बीपी। बीपी क्या? अरे ब्लड प्रेशर नहीं, बॉइलिंग पॉइंट की बात हो रही है। नंबर 3 डिप्रेशन और डिक्रीमेंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में डिक्रीमेंट हो जाएगा। फोर्थ इंपॉर्टेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर।
सो इनको एक एक करके डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम इसको कंप्लीट करेंगे बेटा, RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सो आप सब इसको हेडिंग दे दीजिए बेटा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। देखो क्या होता है, आपको एक इंपॉर्टेंट नोट याद है बेटा? मैं कभी आपको लेक्चर नंबर 1 में या लेक्चर नंबर 2 में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा था, व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट दी सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स। लिक्विड में हमने बात किया था रेट ऑफ इवेपोरेशन का और कंडेंसेशन का, वेपर प्रेशर मेंटेन किया था, और वहीं पर उसके बाद जब सोल्यूशन स्टार्ट किया था तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने लिखा था कि किसी भी लिक्विड में अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया जाए तो उसके वेपर प्रेशर में डिक्रीमेंट हो जाता है। बस उसी पॉइंट के बेस पे मैंने वहां भी बोला था, उसी पॉइंट स्टेटमेंट के बेसिस पर चारों की चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बनने वाली है। सो कंडीशन क्या चल रही है? व्हाट इज द कंडीशन? दिस इज फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या चीज है बेटा? ये हमारे पास किसी कंटेनर में कोई लिक्विड है, सपोज दिस इज सम लिक्विड इन अ कंटेनर, इसमें कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देना है, कुछ भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यूरिया मिला दिया, सुक्रोज मिला दिया, आपको पता ही है कौन कौन से नॉन वोलेटाइल होते हैं, बट कौन सा वाला मिलाना है? नॉन डिसोसिएबल, नॉन एसोसिएबल। रिमेंबर बेटा, अभी जो है नंबर 1 पार्ट लेके चल रहे हैं, मेन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का सेक्शन नंबर 1 हम लेके चल रहे हैं। सो नॉन डिसोसिएबल, नॉन एसोसिएबल, कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला रही है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हमने मिक्स कर दिया बेटा इसमें। अब क्या होगा? वेपर प्रेशर की बात करते हैं। प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर P0 है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर PS है। तो आपको पता है, ये पहले डिस्कशन हो चुका है हमारा, लेक्चर नंबर 2 में जाके देखो बेटा, जब हमने सॉल्यूशन की स्टार्टिंग की थी, लिक्विड लिक्विड मिक्सचर की स्टार्टिंग की थी, तो राउट्स लॉ से पहले मैंने आपको यही चीज एक्सप्लेन किया था, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से वेपर प्रेशर कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर, ये प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर बेटा, दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, इससे कम हो जाता है। ठीक है, तो वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। वेपर प्रेशर में डिक्रीमेंट कितना हुआ पहले ये पता लगाओ। डिक्रीमेंट इन वेपर प्रेशर, डिक्रीमेंट मींस ओरिजिनल वेपर प्रेशर माइनस फाइनल वेपर प्रेशर, दिस इज ए डिक्रीमेंट, डेल्टा पी, डेल्टा पी। अब डेल्टा पी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, रिलेटिव डिक्रीमेंट इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव मतलब डिक्रीमेंट डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वेपर प्रेशर। ओरिजिनल प्रेशर कितना था? P0, सो दिस डिक्रीमेंट डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्रेशर मींस, इसका मीनिंग क्या हुआ? दिस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्रेशर। ये जो पूरा का पूरा टर्म है, दिस टर्म इज कॉल्ड एज रिलेटिव डिक्रीमेंट और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। टर्म समझ में आ गया बेटा? अभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रूफ नहीं किया, अभी टर्म बता रहा हूं क्या होता है। ये है रिलेटिव डिक्रीमेंट इन वेपर प्रेशर। सो ये टर्म पूरा का पूरा सॉल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन टर्म पर डिपेंड करेगा, सॉल्यूट के अमाउंट पर डिपेंड करेगा। प्रूफ करते हैं इस बात को, तो इसका मतलब ये टर्म एक कॉलिगेटिव टर्म हो जाएगा, मींस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। सो लेट्स सी अबाउट दिस। कैसे फाइंड आउट करते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन? बेसिक कैलकुलेशन में चलते हैं, राउट्स लॉ अप्लाई करते हैं बेटा। यहां पर राउट्स लॉ, हम दो कंपोनेंट्स की बात करें, एक लिक्विड कंपोनेंट है और दूसरा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कंपोनेंट है। लिक्विड कंपोनेंट और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कंपोनेंट। सो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ नंबर ए कंपोनेंट प्लस वेपर प्रेशर ऑफ नंबर बी कंपोनेंट इन मिक्सचर। ये पता है ना कि टोटल प्रेशर ये होता है। अब इंडिविजुअल राउट्स लॉ लगाएंगे, ये तो डाल्टन्स लॉ लगाया मैंने। डाल्टन्स लॉ इज समेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर, सिंपल। अब ए क्या है, बी क्या है? ए को एज्यूम कर लो बेटा ये लिक्विड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और बी को एज्यूम कर लो ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब देखो सॉल्यूट तो है बेटा नॉन वोलेटाइल, सो जब ये नॉन वोलेटाइल है तो उसका वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा? 0।
अरे जब वॉलेटाइल ही नहीं है तो प्रेशर कहां से आएगा? वेपर प्रेशर जीरो हो गया इसका। अब बात करते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, सिर्फ ये बचा है। ये कौन सा वाला है? ये प्योर लिक्विड नहीं, ये सोल्यूशन के अंदर ए का प्रेशर प्लस सोल्यूशन के अंदर बी का प्रेशर लिया जाता है। तो सोल्यूशन में जाकर लिक्विड का नया वेपर प्रेशर कितना हो गया वो यहां पर फिल करना है आपको। कितना हो गया? राउट्स लॉ अप्लाई करो, डेट इज इक्वल टू इट्स ओरिजिनल प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई मोल फ्रैक्शन। याद है फॉर्मूला सबको? मल्टीप्लाइड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड। इस लिक्विड कंपोनेंट के सोल्यूशन में कितने मोल फ्रैक्शन है? अरे कुछ सल्यूट मिल गया तो मोल फ्रैक्शन ये थोड़ी ना 100% हो जाएंगे। अरे मोल फ्रैक्शन तो 1 से कम ही होगा क्योंकि सल्यूट भी है सॉल्वेंट भी है। हम सब सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, यहां पर लिक्विड की बात कर रहे हैं। अब इस पी नॉट टर्म को बेटा लेफ्ट साइड में मूव करा दो यहां पर। सो क्या हो गया है? दिस इज नाउ पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड कंपोनेंट। ठीक है इतना? दोनों साइड को 1 से माइनस कर दो, सब्सट्रैक्ट कर दो। सो दोनों को 1 से सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। यहां लिख देता हूं, इट इज 1 माइनस पी एस बाई पी नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड। राइट बेटा? सिंपल मैथमेटिक्स चल रही, कुछ खास नहीं है इसमें। क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको यहां पर और देखो क्या बन गया टर्म। ये टर्म अब बन रहा है आपका यही आर एल वीपी का टर्म बन जाएगा। चेक करो इसको, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट। ठीक है ना? इजिकल टू लिक्विड के मोल फ्रैक्शन को 1 से माइनस कर दिया तो क्या आएगा बताओ? दो कंपोनेंट ए एंड बी, लिक्विड एंड सॉल्यूट। किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन 1 से माइनस कर दोगे तो दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। पता है ना ये सबको? अरे टोटल मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 होता है। So this is now equal to mole fraction of non-volatile solute. अब लेफ्ट साइड देखो बेटा RLVP, दिस टर्म इज RLVP। ये हेडिंग है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और ये किसके इक्वल प्रूफ कर दिया हमने? ये सल्यूट के किसी एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म के इक्वल प्रूफ कर दिया। कौन से कॉन्सेंट्रेशन टर्म के इक्वल? मोल फ्रैक्शन। अरे मोल फ्रैक्शन भी तो एक टाइप का कॉन्सेंट्रेशन टर्म ही है। कॉन्सेंट्रेशन टर्म मोल फ्रैक्शन होता है, परसेंटेज होता है, मोलैरिटी होता है, मोलैलिटी होता है, नॉर्मेलिटी होता है। सो किसी एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म के इक्वल प्रूफ हो गया। सो इसका मतलब ये टर्म क्या हो गया? ये कॉलिगेटिव टर्म हो गया, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रूफ हो गया बेटा यहां पर। सो अब जो भी क्वेश्चंस करेंगे वो इसी फॉर्मूले के बेसिस पे आप सॉल्व करेंगे बेटा। कंडीशन याद रखना, क्वेश्चंस की पहचान कैसे करोगे बेटा एग्जाम में किसी टेस्ट पेपर में? कि लिक्विड दिया होगा और कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे। लिक्विड में लिक्विड मिला हो तो ये आर्टिकल उसके लिए नहीं है। लिक्विड में लिक्विड मतलब कोई वोलेटाइल कंपोनेंट मिला दोगे तो ये आर्टिकल उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है बेटा। लिक्विड में कोई नॉन वोलेटाइल मिला होना चाहिए तभी आर्टिकल एप्लीकेबल है। और स्पेशली नंबर 1 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मींस पार्ट नंबर 1 ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऐसा सल्यूट होना चाहिए जो नॉन डिसोसिएबल नॉन एसोसिएबल सल्यूट हो। अब बार बार इसको कहने की जरूरत नहीं है। इसको सॉल्व करने के लिए बेटा कई फॉर्म में आप इसको यूज कर सकते हैं। इसका थोड़ा सा डिटेल फॉर्म भी मैं यहां पर लिख देता हूं। देखो क्या होगा डिटेल फॉर्म इसका। मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट का मतलब सबको पता होगा, जिसको नहीं पता है एक बार देख लो क्या चीज होता है। जस्ट मैं शॉर्ट में यहां पर इसका डिटेल फॉर्म लिखने जा रहा हूं। मतलब मोल फ्रैक्शन पूरा एक्सप्लेन नहीं करने जा रहा हूं, जस्ट फॉर्म लिख रहा हूं यहां पर। पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन जिस कंपोनेंट का निकालना है उसके मोल को टोटल मोल से डिवाइड कर दो। सो दिस इज मोल ऑफ सल्यूट divided by total mole. Total mole means mole of solute plus mole of solvent. लिक्विड, सॉल्वेंट मतलब लिक्विड एक ही बात है। तो सल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल, ये चीज होगी आपका। इससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात यहां पर आपको बताने जा रहा हूं, जरा बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात बेटा। जो ये जो फॉर्मूला हमने तैयार किया है वो उस कंडीशन में तैयार किया कि एक सल्यूट एक लिक्विड के अंदर मिक्स हो गया है।
सपोज करो कि क्वेश्चन ऐसा आएगा जेई के अंदर कि 2 सल्यूट मिला दिए या 3 सल्यूट मिला दिए, यूरिया भी मिला दिया, शुगर भी मिला दिया और दोनों के दोनों वाटर में मिला दिए, तब फॉर्मूला कैसे लगाओगे? ये फॉर्मूला मत लगाना डायरेक्ट, क्योंकि इसमें एक सल्यूट और एक सॉल्वेंट है। अब 2 सल्यूट मिला दिए तो क्या होगा? पहली बात ये बताओ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाला आर्टिकल जो चल रहा है ये एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? 2-2 सल्यूट मिलाने पर, 2-2 नॉन वोलेटाइल सल्यूट मिलाने पर? सोचो जल्दी से। अरे होगा। मैंने ये बात कभी करी नहीं कि आप 2 सल्यूट मिलाओ या 20 सल्यूट मिलाओ या 100 नंबर ऑफ सल्यूट्स मिलाओ बेटा। मेन बात है कुछ भी नॉन वोलेटाइल सल्यूट के कुछ पार्टिकल्स मिला देने, कुछ अमाउंट मिला देना है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व हो जाएगी। बट कैलकुलेशन कैसे करोगे? 2-2 सल्यूट के केस में, ये सिंगल सल्यूट का केस है। अगर 2 सल्यूट या 3 सल्यूट मींस मोर देन 1 सल्यूट का केस आ गया तब कैसे करोगे? तो देखो कोई भी चीज अगर डिबेट हो जाए ना बेटा, ये चाहे एक से ज्यादा लिक्विड दिए हो, चाहे एक से ज्यादा सल्यूट दिए हो, या तो बेसिक फॉर्मूले पे जाना। यहां पर किसने कहा कि डायरेक्ट ये यूज करना है? अरे यहां से भी तो आंसर निकाल सकते हैं, यहीं पर सॉल्व कर लो। क्वेश्चन ही तो करना है जेई के अंदर। ये तो मैंने प्रूव किया कि ये आरएलबीपी का टर्म जो मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है। अदरवाइज क्वेश्चन करने यहीं पर पीएस फिल करो, पी नॉट फिल करो, एक्स फिल करो, जो भी कुछ मिसिंग टर्म होगा आंसर आ जाएगा। अब अगर सपोज कि 2 सल्यूट है तो प्लस पी सी ले लेना। यहां पर ये भी सल्यूट है, ये भी सल्यूट है और ये भी नॉन वोलेटाइल है तो ये भी 0 हो गया। अब आप सोचेंगे तो 0 हो गया तो चक्कर खत्म हो गया। अरे चक्कर अभी खत्म नहीं हुआ। देखो यहां तक ठीक है, यहां तक ठीक है, यहां तक ठीक है, यहां तक ठीक नहीं है। ये देखो यहां पर जो है इस पॉइंट पे आके देखो, स्पेशली जब लिक्विड के मोल फ्रैक्शन को 1 से माइनस करोगे तो बाकी सारे कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शंस आ जाएंगे। बाकी सारे कंपोनेंट मतलब बी और सी दोनों के मोल फ्रैक्शंस यहां पर आ जाएंगे। मींस मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट नंबर 1, दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट नंबर 1 प्लस सल्यूट नंबर 2, दोनों के मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट नंबर 2। यानी यहां पर जब लेना है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द रिमेनिंग सल्यूट लेना है। तो इसका मतलब ये बन गया बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट नंबर 1 प्लस 2 मींस मोल ऑफ फर्स्ट प्लस मोल ऑफ सेकंड डिवाइडेड बाय टोटल। टोटल मींस यहां भी देखो एक और आ जाएगा सल्यूट आपके पास। एक तो फर्स्ट आ गया प्लस सॉल्वेंट, ठीक है, प्लस यहां से लिख देता हूं बेटा सेकंड सल्यूट है, ये भी सेकंड भी सल्यूट है आपके पास, ये चीज आ जाएगी। सो आई सेड कि अगर कोई भी डिविएशन हो ना, अब ये तो मैंने 2 सल्यूट के लिए बता दिया, ऐसे 3 सल्यूट के लिए तीनों चीजें आ जाएंगी, सल्यूट 1 प्लस सल्यूट 2 प्लस सल्यूट 3 डिवाइडेड बाय टोटल। बट सॉल्वेंट 2 हो जाए तो भी एप्लीकेबल होगा। ऐसा थोड़ी ना कि एक ही लिक्विड में मिक्स कराएंगे तभी होगा। फॉर्मूले में चेंज आएगा तो क्यों फाइनल फॉर्मूला बनाना चाहते हो? क्यों टाइम वेस्ट करते हो जेई के अंदर बेटा या नीट के अंदर? अरे डायरेक्ट यहीं से जाओ। अगर 2 लिक्विड हो गए, सपोज 2 लिक्विड हो गए, मैं आपको बता रहा हूं बेटा, तो अल्टीमेटली क्या, चलो जितने भी सल्यूट होंगे सब 0 0 0, 2 लिक्विड है तो ये फर्स्ट लिक्विड हो गया प्लस ऐसे सेकेंड लिक्विड का बन जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड लिक्विड। दिस इज, यहां से सारे के सारे टर्म से फिल करना, जो भी मिसिंग टर्म होगा फाइंड आउट होके आ जाएगा। जेई कोई आपसे ये थोड़ी ना पूछा कि नहीं पहले प्रूव करो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ये तो प्रूफ बताया था आपको, आपको सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो बेटा यही पर बेसिक से सॉल्व कर देना। ये तो एक बात होगी। मैं कुछ कैलकुलेशंस के आपको टिप्स दे रहा हूं बेटा। यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो जेई में क्वेश्चंस आते हैं, एक ही सल्यूट का क्वेश्चन नहीं आता। अब चलो बेसिक पे चलते हैं पहले। इसमें कुछ और चेंजेस मैं आपको करके दिखा रहा हूं। देखो सपोज एक ही सल्यूट है हमारे पास, 2 सल्यूट का केस हो गया, एक ही सल्यूट पे वापस आ जाओ बेटा। एक ही सल्यूट है हमारे पास। अब इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कैलकुलेशन थोड़ा इजी भी कर सकते हैं। एक अप्रोक्सीमेशन आप यूज कर सकते हो। क्या अप्रोक्सीमेशन ले सकते हो? देखो सल्यूट जो है, वी आर डीलिंग विद द डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस। सो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है तो नेचुरली बेटा सॉल्वेंट का अमाउंट सल्यूट के अमाउंट से बहुत ज्यादा है। मींस एन सल्यूट, दिस इज very very less than n solvent, number of moles of solvent। so ऐसी कंडीशन में सल्यूट को निग्लेक्ट कर देते हैं लोग। सो अल्टीमेटली फॉर्मूला, निग्लेक्टेड फॉर्मूला, अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला बन जाता है P नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई P नॉट इज इक्वल टू
दिस इज मोल ऑफ सॉल्यूट, स्मॉल एन मींस मोल ऑफ सॉल्यूट बेटा, डिवाइडेड बाय सिर्फ मोल ऑफ सॉल्वेंट बच गया आपका। बहुत सारे टीचर्स ऐसे बताते हैं, बुक्स में भी ऐसा लिखा हुआ है, बट जितने भी आप में से एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये काम मत करना, ये काम बिल्कुल फालतू का काम है, गलत है ये चीज। एक तरफ तो कह रहा हो सॉल्यूट मिला है, दूसरी तरफ कह रहा हो सॉल्यूट जीरो मिला है, आंसर में डिविएशन आ जाएगा बेटा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम तक बात चल रही है, छोटा मोटा कोई एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो तो ठीक है, बट जेईई के एडवांस पेपर में या इवन मेन पेपर में भी ये काम मत करना, अप्रोक्सीमेशन मत लेना। क्या करना है, कैलकुलेशन कम करनी है, स्मॉल एन को उड़ाना। तो मैं आपको एक दूसरा तरीका बता देता हूं, हम मैथमेटिक्स का यूज करेंगे और स्मॉल एन देखो एक जादू से गायब हो जाएगा, एक मैजिक बनाते हैं यहां पर। देखो कैसे मैजिक शो होगा यहां पर, देखो ध्यान से देखना कैसे होने वाला है। मैं इस स्मॉल एन को गायब करने जा रहा हूं मैथमेटिकल तरीके से, ये ऐसे फालतू तरीके से गायब नहीं कि निगलेक्ट कर दिया और क्वेश्चन सॉल्व करके आगे बस काम बन गया। ये सब बेटा बोर्ड लेवल के काम होते हैं। मैंने बोला था मैं आगे जेईई के बहुत डीप में जाने वाला हूं। अभी ठीक है थ्योरी चली, बेटा क्वेश्चंस तो मैं नहीं करा सकता यहां पर, क्वेश्चंस मेरे रेगुलर क्लासेस में होते हैं जिसमें हम सारे पुराने 10-15 साल के जितने आए हुए क्वेश्चंस होते हैं सब डील कर लेते हैं। समझो इस चीज को बेटा, यहां पर मैं इसी बेसिक क्वेश्चन की बात करता हूं, पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट, इट इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ठीक है, ये मैंने मेन इक्वेशन लिख ली। जरा इसको रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख दो, मींस न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो दोनों साइड में, मैथमेटिकली कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। सो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, पी नॉट डिवाइडेड बाई पी नॉट माइनस पी एस, इट इज इक्वल टू एन प्लस एन डिवाइडेड बाई स्मॉल एन। ठीक है, दोनों साइड से 1 माइनस कर दो, दोनों साइड से। पी नॉट डिवाइडेड बाई पी नॉट माइनस पी एस माइनस 1 इज इक्वल टू एन प्लस कैपिटल एन डिवाइडेड बाई स्मॉल एन माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एलसीएम लो, करो अपने आप, करो जल्दी से। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो ये पी नॉट और ये पी नॉट कैंसिल हो जाएंगे, देखिए माइनस पी नॉट हो जाएगा यहां पर, इतना तो आना चाहिए आप लोगों को। और ये एन को यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये स्मॉल एन और ये प्लस स्मॉल एन जो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। मैं लिख दूं डायरेक्ट यहां पर। सो क्या बन रहा है बेटा यहां पर, अब न्यूमरेटर में आ जाएगा प्लस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट माइनस पी एस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यहां पर आ जाएगा स्मॉल एन और ये स्मॉल एन कैंसिल हो जाएंगे, कैपिटल एन बचेगा बेटा डिवाइडेड बाई स्मॉल एन। ठीक है, मैथमेटिकली कोई गलती कर रहा हूं तो देखो यहां पर। अब एक बार इक्वेशन को फिर से रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख दो, मींस न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो। सो ये क्या आ गया फाइनली, पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी एस इज इक्वल टू स्मॉल एन डिवाइडेड बाई कैपिटल एन। स्मॉल एन गायब हो गया, स्मॉल एन गायब हो गया, देखो ध्यान से, बट केयरफुली देखो। अरे ये वो नहीं है जो आप ये गलत तरीके से लेके चल रहे थे अप्रोक्सीमेट तरीके से, जरा चेक करो तो क्या ये सेम है, चेक करो इसको, देखो यहां पर, यहां क्या है और यहां क्या है। ठीक है, स्मॉल एन बाय कैपिटल एन बनाना है, मैथमेटिकल तरीके से बना है, कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं लिया, बिल्कुल करेक्ट है सब कुछ, तो एक्चुअल में यहां पर पी एस आ जाता है। हाँ ठीक है, अब ये आरएलवीपी का टर्म नहीं रहा, आरएलवीपी तो प्रूफ बार बार थोड़ी ना करना है हर मोमेंट पे बेटा, ये तो कैलकुलेशंस की बात हो रही है। सो नीचे पी एस डिनोमिनेटर में यहां पर बेटा लेफ्ट हैंड साइड में पी एस आ रहा है, और ये क्या लेते हो अप्रोक्सीमेट तरीके से पी नॉट। अब खुद बताओ आप, क्या पी नॉट और पी एस कभी सेम हो सकते हैं? तो दोनों से आंसर कैसे सेम आएगा आपका? अगर पी नॉट और पी एस सेम है तो अल्टीमेटली क्वेश्चन ही क्यों सॉल्व कर रहे हैं बेटा, क्यों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ले रहे हैं? यहां तो डिक्रीमेंट की बात हो रही है और हम बात करें नहीं नहीं पी नॉट से जो आंसर आएगा वो सही होगा, नहीं आ सकता। दैट्स व्हाई आई रोट हियर दिस इज रॉन्ग टेक्निक बेटा। ये करेक्टेड वे है, आप इस अप्रोक्सीमेट, ये सॉरी ये अप्रोक्सीमेट नहीं है, इस फॉर्मूले, रिड्यूस्ड फॉर्मूला बोलना चाहिए इसको, इस रिड्यूस्ड फॉर्मूले को आप यूज कर सकते हैं कैलकुलेशन में, थोड़ा यहां से स्मॉल एन का चक्कर गायब हो जाएगा आपसे। ठीक है, सो बेटा आज का मैं लेक्चर यहीं पर कंक्लूड करता हूं। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बातें कुछ आपको बताई, इसके क्वेश्चंस करना आप लोग का काम है।
जहां से भी सॉल्व करते हो बेटा मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस करो। आपको सारे उन टाइप के क्वेश्चंस को डील करना है जितने भी पुराने, आपको बार बार बोलता हूं, 15-20 साल में आए हुए क्वेश्चन से सारे केसेस, सारे सिचुएशंस क्लियर हो जाने चाहिए। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट आता है बेटा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दो, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। देखो स्क्रीन के नीचे यहां पर मेरा नंबर फ्लैश हो रहा है बेटा, आप व्हाट्सएप कर दो, मैं जरूर जरूर आपको रिप्लाई करूंगा। और फिर से बेटा मेरे इन वीडियोस को अपने फ्रेंड सर्कल में सर्कुलेट कराओ, और जिसने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया बेटा उन सबको बोलो कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे सारे वीडियो को लाइक कर लें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।